तो हम लोग संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भारत में आवाज आ रही है ना, किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। तो संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे कि संविधान में राजभाषा की क्या स्थिति है। तो अभी पिछले वक्ता ने कहा कि जैसा कि बताया कि अनुच्छेद 343, तो क्या ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है? इसमें मैं बताता हूं अनुच्छेद अनुच्छेद 343। सर आपका वीडियो सर क्लियर नहीं आ पा रहा है। 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी जो देवनागरी लिपि में लिखी गई होगी, अर्थात देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अब हमारे पास 2-3 शब्द आते हैं, जैसे राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है और मातृभाषा है। ये हमारे पास 4 शब्द आते हैं। तो इनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसके बारे में आपको भ्रांति न हो कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है और मातृभाषा क्या है। ये 4 शब्द हमारे पास आते हैं जिनसे भ्रम होता है। तो इस पर पिछले सत्र में सुरेंद्र जी ने भी कहा अपने उद्बोधन में कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो मित्रों, जो जैसा कि संविधान में उल्लिखित है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। राजभाषा से मतलब है जिस भाषा में केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों एवं संस्थानों का कार्य हो, वह हमारी राजभाषा है। तो ऐसे कार्यालय जो केंद्र से जुड़े हुए हैं, केंद्र सरकार के कार्यालय, उपक्रम, संस्थान और जो भी सरकार से, भारत सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं, ऐसे पूरे संस्थान संघ के माने जाएंगे और उनका कार्य राजभाषा हिंदी में होगा। तो जिन कार्यालयों में, केंद्र के कार्यालयों में जो कार्य होगा हिंदी में होगा, उसको हम राजभाषा कहेंगे, राष्ट्रभाषा नहीं कहेंगे। ये ध्यान रखें कि हम राष्ट्रभाषा में नहीं काम कर रहे हैं, राजभाषा में काम कर रहे हैं। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं और जिसमें केंद्र सरकार का कार्य हो। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर राजभाषा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, न कि राष्ट्रभाषा के बारे में। वर्तमान में भारत सरकार की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। जैसे कि एक राष्ट्रगान होता है, एक राष्ट्रगीत होती है, एक राष्ट्रध्वज होता है, लेकिन संयोग से आज की तारीख में हमारी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। ये आपको जानकारी में होनी चाहिए कि हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा है, सरकारी कामकाज की भाषा है, जिसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों का, उपक्रमों का, संस्थानों का काम हो, उसको हम राजभाषा के रूप में मानते हैं। संविधान ने कहा है। और लिपि उसकी देवनागरी होगी, अर्थात देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी। यह निर्विवाद रूप से सत्य है और यह हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो हम भूल करके भी इसके लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बात पूरी हो गई राष्ट्रभाषा के बारे में, राजभाषा के बारे में। अब हम आते हैं मातृभाषा के बारे में, जिसको माँ बोली भी कहते हैं, अर्थात वह भाषा जिसको बच्चा अपने माँ से, अपने परिवार से, अपने घर से विरासत में पाता है, उसको माँ बोली या मातृभाषा कहते हैं। जैसे आसाम का कोई विद्यार्थी है तो उसकी मातृभाषा आसामी होगी, बंगाल का है तो उसकी मातृभाषा बंगाली होगी, और कोई हिंदी भाषी क्षेत्र का है तो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। तो सुखद बात यह है कि हम ज्यादातर लोगों की मातृभाषा भी और राजभाषा भी हिंदी है, तो हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन इस गर्व के साथ ही साथ हमें इसके प्रति दायित्व का बोध भी होना चाहिए कि हमारे ऊपर ज्यादा जवाबदारी आ जाती है कि हम राजभाषा को के कार्य को आगे बढ़ाएं, इसके लिए विशेष योगदान दें, क्योंकि यह हमारी मातृभाषा भी है।
तो सज्जनों, और एक और शब्द आ रहा है हमारा मातृभाषा। तो मातृभाषा कोई भाषा नहीं है, यह मातृ को ठीक से न लिखने के कारण, या कहिए कि वर्तनी दोष के कारण हम लोग उसको मातृभाषा भी कभी कभी पढ़ देते हैं, वह गलत है। वहां शब्द मातृभाषा है। तो यह मूल जो अंतर हुआ राष्ट्रभाषा। हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है, लेकिन अगर आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो सर वो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ब्लैक बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक बोर्ड यहाँ शो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर भी नहीं लिख रहा हूँ। अभी इस सत्र के बाद ब्लैक बोर्ड इसमें आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है सर, फिर आवाज आपकी आ रही है। हाँ, आवाज तो साफ आ रही है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ब्लैक बोर्ड इसमें सीन नहीं हो रहा है, हम भी देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड इसमें जो है प्रदर्शित नहीं हो रहा है। ब्लैक बोर्ड और ये मेन जो है उस पर जो है ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसमें एसके हमारा फोटो भी नहीं आ रहा है, एसके ही अभी तक दिखाई पड़ रहा है। हाँ, वो मतलब स्टिल फोटोग्राफी आ रहा है आपका। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये वाला फोटोग्राफी नहीं दिखाई पड़ा। चलिए तो आगे के सत्र में हम लोग देखेंगे, खुशता आ जाए। यहाँ पर जो है इसका नहीं दिखाई पड़ रहा, हमें भी नहीं दिखाई पड़ रहा ब्लैक बोर्ड। तो सर हमें लगा आप लिख रहे हैं, तो ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए फिर। हाँ, तो इसीलिए हम उसको चल रहे हैं, उसको अभी वर्तमान में लिख नहीं रहे हैं, हम उसको इसीलिए बंद कर दिए हैं। हम कहा आपको वैसे ही बता देते हैं, ब्लैक बोर्ड उस पर नहीं शो कर रहा है। जी जी। तो उसमें हम कह रहे थे कि आपके राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और मातृभाषा, इसमें हमने आपको अंतर बताया। अब आगे आते हैं कि अनुच्छेद 343 में ही एक व्यवस्था और दी गई है जो हमें आपको जानना बेहद जरूरी है। वह है कि अंकों के किस रूप का प्रयोग हम लोग करेंगे। गिनतियों का अपने पत्रों में या अपने टिप्पणी में किस प्रकार की गिनतियों को लिखेंगे। क्या हिंदी के अंकों को लिखेंगे, अगर हिंदी का पत्र लिख रहे हैं, या जिसे हम अंग्रेजी का अंक मानते हैं उसको लिखेंगे। यह भी भ्रांति रहती है। इसमें हम आपको स्पष्ट कर दें, या बहुत ही जरूरी है इसको जानना, कि अंकों के लिए जिसको हम लोग अंग्रेजी का अंक कहते हैं, मित्रों वह अंग्रेजी के अंक नहीं है, वे भारतीय अंकों का ही अंतरराष्ट्रीय रूप है। वे अंग्रेजी के अंक नहीं है। अंग्रेजों के पास तो यह अंक की ठोस व्यवस्था थी ही नहीं। यह अंकों की ठोस व्यवस्था भारतवर्ष में ही विद्यमान थी। अगर हम अंक शास्त्र में जाएं तो उसको इंडो अरेबिक डिजिट कहते हैं। इंडो अरबिक डिजिट अर्थात अंकों की यात्रा आपके इंडिया से अरब को हुई, अरब से अंग्रेजों के पास गई, और उसका जो परिवर्तित रूप है, यह रूप जो इसको हम लोग अंग्रेजी का रूप कहते हैं, वह उसका परिवर्तित रूप है। अर्थात अंक परंपरा में हम लोग बहुत आगे थे, और उसी अंक परंपरा का जो आज की तारीख में जिसको अंग्रेजी का अंक कहते हैं, वे अंतरराष्ट्रीय अंक हैं, इंटरनेशनल डिजिट हैं, और उन्हें ही हमें अपने पत्राचार में प्रयोग करना है। तो आप समझ लें कि आप जो भी अपना पत्र लिख रहे हैं, टिप्पणी लिख रहे हैं, कोई आंकड़े तैयार कर रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, सरकारी कामकाज में जिन भी जहां भी अंकों की जरूरत पड़ रही है प्रयोग करने के लिए, आप जिसे अंग्रेजी का अंक समझते हैं, उनको अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है, दी जा चुकी है, और उसको हमारे संविधान में भी उसका उल्लेख किया गया है कि अंकों के प्रयोग के लिए हम अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अंकों का ही प्रयोग करेंगे, जो कि जिसे अंग्रेजी का अंक कहते हैं, उन्हीं को ही अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। वे भारतीय अंकों का ही परिवर्तित रूप हैं। तो हमें उन्हीं का प्रयोग करना है निर्विवाद रूप से, आप समझ लीजिए। तो यह भ्रांति तो आपकी दूर ही हो जानी चाहिए। इसको तो आप बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए कि जहां अंक का प्रयोग करने की बात आएगी तो हम अंग्रेजी के अंकों को जिनको कहते हैं उनका ही प्रयोग हमें अपने पत्रों में, टिप्पणी में, अपनी रिपोर्टों में, हर जगह उन्हीं का प्रयोग करना है। यह नहीं है कि हिंदी कार्यशाला में हम लोग थे या हिंदी में पत्र लिख रहे हैं तो हिंदी के अंकों का प्रयोग करें, ऐसा बिल्कुल न करें। ऐसा संविधान में
इसकी मनाही है संविधान में, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि हम इसका प्रयोग करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सरकारी सेवा में आते ही संविधान की शपथ लेते हैं कि हम यह शपथ लेते हैं कि अपने संविधान का सम्मान करेंगे और संविधान के अनुरूप जो भी अपेक्षित होगा, जो भी संविधान के अनुरूप जो भी आदेश और निर्देश बने हैं उनका समुचित अनुपालन। तो सज्जनों, संविधान हम लोगों के ऊपर यथावत लागू है। यह हमारे लिए बाइबल भी है, हमारे लिए रामायण है, हमारे लिए यही गीता है। तो हम लोगों को चाहिए कि उसमें जो बातें कही गई हैं उसका अक्षरशः पालन करें। तो उसमें कहा गया है पत्रों के लेखन के बारे में, तो जो वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं वो अलग विषय है, लेकिन अंकों के प्रयोग के बारे में तो यही संविधान का केवल एक पंक्ति ही अभी तक लागू हो रही है और हमेशा लागू रहेगी जब तक कोई परिवर्तन नहीं आता कि भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग किया जाएगा। इसमें कहीं भी आपको न तो अधिनियम में, न तो नियम में, न किसी सरकारी आदेश में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आप हिंदी के अंकों का प्रयोग करेंगे। अतः आप यह गांठ बांध लें कि आप सारे पत्रों में, सारी रिपोर्टों में जहां भी जरूरत पड़ेगी, जिसे आप अंग्रेजी का अंक कहते हैं, उन्हीं को आप अंतरराष्ट्रीय मान्यता चूंकि मिली है, अतः उसमें संविधान में भी उसकी स्वीकृति है, अतः हमें उन्हीं का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए, करना है और हम निश्चित रूप से उसका प्रयोग करेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय इस कार्यशाला से कर लें तो बहुत ही उपादेय होगा और कम से कम एक विशेष रोचक जानकारी आप लेकर जाएंगे कि हमें अंकों के विषय में कहीं भी कोई भ्रांति नहीं है और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ डिजिट अर्थात जो अंग्रेजी की गिनती है, उन्हीं का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्यों मैडम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो अंकों के बारे में हमने इसमें से कोई बता दे, उनको आवाज आ रही है ना सबको? हाँ हाँ आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है ना। तो चलिए ठीक है, तो हम अंकों के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि जिन्हें हम अंग्रेजी का अंक मानते हैं उनको वे अंग्रेजी के अंक नहीं हैं, भारतीय अंकों का ही परिवर्तित अंतरराष्ट्रीय रूप हैं और संविधान में यह निश्चित है, निर्धारित है, स्पष्ट रूप से दिया गया है कि हमें उन्हीं का प्रयोग करना है अपने सरकारी पत्राचार में, टिप्पण में, रिपोर्टों में, जहां भी अंकों की जरूरत पड़ती है हम उन्हीं का प्रयोग करेंगे। यह बात हुई अंकों के प्रयोग के बारे में। अब हम 343 के ही अनुच्छेद 2 पर चलते हैं। तो वहां पर कहा गया है कि प्रारंभ से 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। अर्थात 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो यह निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1965 तक इसी जैसा प्रयोग अंग्रेजी का हो रहा था उसी तरह होता रहेगा। इस बीच हम राजभाषा को समृद्ध बनाएंगे, इसके लायक बनाएंगे, उसमें शब्दावली और हर चीज का इतना उसको समृद्ध बनाएंगे ताकि वह सरकारी काम के योग्य बन सके, उसमें राजकाज का काम आसानी से हिंदी में हो सके। अगला इसी 343 का 3 कहता है कि 15 वर्ष बाद संसद राजभाषा संबंधी नया विधान पारित करेगी। अर्थात उन्होंने कहा कि 15 वर्ष के बाद क्या व्यवस्था होगी, उसके लिए संसद एक अधिनियम बनाएगी और उसको विधिवत लागू किया जाएगा। 65 तक जैसा चल रहा है यथावत चलता रहेगा, उसके बाद एक नई व्यवस्था संसद देगी और उसके अनुसार राजभाषा संबंधित कार्य संपादित होंगे। तो यह बात हुई उसके बारे में। अभी जो हमारे मित्र सुरेंद्र जी इसके पूर्व कह रहे थे कि भाषाई आधार पर कुछ राज्यों का विभाजन हुआ, तो निश्चित रूप से सही है। इसी संविधान में ही के अनुच्छेद 344 में कहा गया कि आयोग का गठन तथा कर्तव्य, इसमें राजभाषा आयोग का गठन किया गया और राजभाषा का आयोग का यही कार्य था कि भाषा के लिहाज से प्रांतों का विभाजन किया जाए ताकि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को सहूलियत हो। एक भाषाभाषी प्रांत के लोग, एक भाषाभाषी लोग एक ही प्रांत में ज्यादातर लोग रहें ताकि उनकी प्राथमिक शिक्षा में सहूलियत हो। और जैसा कि आप जानते हैं
कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, माँ बोली में ही होनी चाहिए, यह माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी हार्दिक इच्छा थी। वे भी चाहते थे कि किसी शिशु का यदि आप सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो उसकी प्राथमिक शिक्षा हिंदी में, हिंदी नहीं, उसकी मातृभाषा में ही देने का प्रयत्न करें। उसके लिए सारे प्रबंध किए जाएं। और नई शिक्षा नीति में भी यही बात दोहरा कर कही गई है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने पर बल दिया जाए। तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने से वास्तव में जो शिशु है, जो बालक है, वो अपने परिवेश, अपने रहन सहन, अपने रीति रिवाज और अपने क्षेत्र के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से, ठीक ढंग से जान पाता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। इस लिहाज से भाषा आयोग का गठन किया गया और उसको यह कर्तव्य दिया गया, उसको यह जिम्मेदारी दी गई कि भाषा के लिहाज से प्रांतों का विभाजन करने के लिए अपनी सिफारिश दे, अपनी संस्कृति दे। और उसी आधार पर आप देख रहे हैं कि अगर बंगाल देखेंगे तो बंगला भाषा के आधार पर उड़िया देखेंगे, उड़िया देखेंगे तो उड़िया के आधार पर उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ, तमिल के आधार पर तमिलनाडु का गठन हुआ। तो यह जो है भाषा आयोग का ही की अहम भूमिका रही, जिसके आधार पर प्रांतों का गठन किया गया। तो यह किसी एक प्रांत, केवल आंध्र की ही बात नहीं है, यह भारतवर्ष के अधिकांश राज्यों के डिमार्केशन की, उनकी क्षेत्र निर्धारण का यह आधार बिंदु भाषा ही रही है, ताकि उनके सुशिक्षा में सहूलियत हो। इसी में 344 में ही संसदीय समिति के गठन की भी बात कही गई है। आप जानते हैं कि संसदीय समिति राजभाषा संबंधी कार्यों का बीच बीच में निरीक्षण करती है कि किन कार्यालयों में कितना कुछ काम हिंदी में हो रहा है, कितना आज अपेक्षित है, कितना लक्ष्य है और हम लक्ष्य के कितने कहां तक पहुंच पाए हैं। संसद की तमाम समितियां हैं, जैसे प्रवर समिति है, अन्य समितियां भी हैं। उसी तरह से एक संसदीय समिति भी है जिसका काम राजभाषा से जुड़ा हुआ है और राजभाषा संबंधी विभिन्न कार्यालयों के कार्यों का मूल्यांकन करती है और अपनी रिपोर्ट संसद में के साथ ही साथ वो अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है और राष्ट्रपति के माध्यम से वह संसद में आती है और उस पर चर्चा होती है। तो सज्जनों, जो मैं बात कहना चाहता हूं कि यही अनुच्छेद 344 जो है, यह संसदीय समिति के गठन की भी ताकत देता है। इसी के आधार पर संसदीय समिति का भी गठन किया गया, जिसमें कि आप जानते हैं कि 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और इनकी भी कुल 30 सदस्यों की यह सभा हो गई। बहुत बड़ी एक बृहत्काय सभा हो गई। इसको एक मिनी संसद भी हम कह सकते हैं। तो इसको व्यवहारिक रूप से रूप देने के लिए इनकी 3 उप समितियां बनाई गई। 10-10 सदस्यों की 3 उप समितियां बनाई गई और उनके लिए विभिन्न विभाग निर्धारित कर दिए गए कि यह उप समिति 1 इन मंत्रालयों का निरीक्षण करेगी, उप समिति 2 इन मंत्रालयों का निरीक्षण करेगी, उप समिति 3 अमुक अमुक संस्थानों का, अमुक अमुक मंत्रालयों का निरीक्षण करेगी। तो हमारे यहाँ आयकर विभाग से जो जुड़ी हुई समिति है, उस उप समिति 3 बीच बीच में निरीक्षण करती है। अभी चूंकि विषम परिस्थितियां महामारी की चल रही हैं, 3 दिन निरीक्षण का कार्य स्थगित है, लेकिन पूर्व में भी उप समिति 3 आयकर विभाग के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करती रही है। और इसके लिए जरूरी है कि हम सभी राजभाषा के प्रति जो भी दायित्व है हमारे, उसको ठीक ढंग से निर्वहन करें, ताकि इस उच्च स्तरीय समिति के निरीक्षण के दौरान आपके कार्यालय का, आपके विभागाध्यक्ष का नाम ऊंचा रहे
आपके कार्यालय की स्थिति सुखद बनी रहे, इन चीजों के लिए ये सारे आयोजन किए जाते हैं। हम लोग इसके बारे में द्वितीय सत्र में भी चर्चा करेंगे, संसदीय समिति क्या क्या अपेक्षाएं रखती है। हम यहाँ तो मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं कि संसदीय समिति का कार्य क्या है और संसदीय समिति की अपेक्षाएं क्या हैं। हम लोग इस पर अभी संक्षेप में चर्चा कर रहे थे। तो इसका जहां संदर्भ की बात आएगी तो अनुच्छेद 344 में इसका शीर्षक हमें मिलती है, उसी के आधार पर ही इस संसदीय समिति का गठन किया गया है। और सज्जनों, आपको बता दें कि भारत सरकार के जितने भी अधिनियम नियम बनाए गए हैं, सबको शक्ति भारत के संविधान से ही मिलती है। वहीं से शक्ति प्राप्त करके हम विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों का विनिर्माण करते हैं, उनको अपने संसद में या अपने विधानमंडल में पारित कराते हैं, लागू कराते हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य की राजभाषाएं। मित्रों, जैसा कि हमने आपको सत्र के शुरू में ही हमने आपको बताया कि यह राजभाषा नियम केवल केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थानों पर ही लागू होगा। राज्यों पर इसका सीधा राज्यों से इसका सीधा सरोकार नहीं है। राज्य सरकार अपने विधानमंडल में विधान पारित कराते हुए उस राज्य के लिए उपयुक्त भाषा को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर सकती हैं। तो जैसे तमिलनाडु में देखेंगे तो वहां तमिल भाषा को प्रांतीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हमारा चूंकि जो लोकतंत्र है, यहाँ जो गणतंत्र व्यवस्था लागू है, द्वैध शासन व्यवस्था लागू है, यहाँ राज्य सरकारें अपनी व्यवस्थाओं को देखती हैं, केंद्र सरकार अपनी व्यवस्था को देखती है। कुछ विषय केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, कुछ विषय राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं और कुछ विषय दोनों के संयुक्त रूप से दोनों द्वारा देखे जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ राज्य सरकारें अपने राज्य विधानमंडल में पारित कराते हुए अपने प्रशासन के लिए भाषाओं का चयन करेंगी, ऐसी संविधान में ही व्यवस्था है। और तदनुसार पूर्व माननीय श्री सुरेंद्र जी सही कह रहे थे कि जब तक पूरे भारत के पूरे राज्य अपने विधानमंडल से यह पारित नहीं कर देते कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं या अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो जब सारे राज्य, भारत के पूरे राज्य हिंदी को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तब हम इसको राष्ट्रभाषा की दर्जा दे सकते हैं। जब तक किन्हीं अन्य राज्यों में दूसरी राजभाषाएं प्रयोग में रहेंगी, तब तक इसको केंद्रीय रूप से राष्ट्रभाषा इसको पूरे देश के संदर्भ में नहीं माना जा सकता। इसलिए अभी प्रक्रिया इसमें समय लगेगा, लेकिन चलिए, राजभाषा के रूप में है कम से कम हम केंद्रीय कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थानों का कार्य तो निश्चित रूप से हिंदी में कर ही सकते हैं। और इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक केंद्रीय कार्यालय है। तो हमें क्या करना है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बाकी राज्यों को क्या करना है या केंद्र को क्या करना है, वो उनके क्षेत्राधिकार की बात है। हमें क्या करना है, हमसे क्या अपेक्षाएं हैं और हम उस पर कहां तक खरे उतर रहे हैं, हम इस पर यहाँ चर्चा करेंगे, जो इस कार्यशाला की उपादेयता है, जरूरत है और हमारे आपके लिए समीचीन है, उपयुक्त है, सटीक है। तो चलिए, इसी का अगला मद है 346। इसमें संघ राज्य सरकारों के साथ किस प्रकार से पत्राचार करेगा, उस पर व्यवस्था दी गई है, संविधान में इसमें उल्लेख किया गया है। और जहां तक अगला है 347 में कहा गया है कि भाषा विशेष के संरक्षण हेतु राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य को निर्देश। देखिए, ऐसा है, कहीं कहीं ऐसी बात देखने में आती है कि मान लीजिए कोई उड़ीसा का राज्य है और उसके बगल में ठीक बंगाल का सटा हुआ प्रदेश है, तो हो सकता है उड़ीसा के किसी शहर में बांग्ला भाषी ज्यादा लोग रह रहे हों।
अधिकांश लोग बांग्ला भाषी हों, तो उस भाषा का वहां पर संरक्षण कैसे होगा? या कोई ऐसी भाषा है जो कि उड़ीसा में नहीं बोली जाती या हमारे केंद्रीय सूची में भी नहीं है और उसका क्षरण हो रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए राष्ट्रपति विशेष आदेश जारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें कि इसके लिए भारत सरकार ने एक भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया हुआ है कि भाषा के लिहाज से अगर कोई क्षेत्र भाषा के लिहाज से अल्पसंख्यक है तो उन अल्पसंख्यक भाषियों का किस तरह से संरक्षण किया जाए, उनके लिए किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, ये सारी चीजें देखने के लिए उस भाषा का क्षरण न हो, भाषा लुप्त प्राय न हो जाए, इसके लिए भारत सरकार ने एक भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया हुआ है। उसका यही कार्य है कि वह देखता है कि किस प्रांत में कौन सी ऐसी भाषा है जो बोली जाती है जो वहां की मातृभाषा नहीं है, उसका संरक्षण कैसे हो। उसके लिए वह अपना वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट बनाती है और राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है और राष्ट्रपति उस पर आदेश जारी करते हैं संबंधित राज्य को कि उस भाषा के संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए, उसका लुप्त प्राय न हो जाए, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उस पर अपने जो है विचार है, अपनी संस्तुति उस राज्य को प्रेषित करते हैं और राज्य उस पर कार्रवाई करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय को अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। तो सज्जनों, ऐसा नहीं है, भाषा के लिहाज से भी काफी कुछ हो रहा है, सरकार काफी कुछ कर रही है। यह जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 347 में इसकी व्यवस्था दी गई है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो मद है वह है 348। इसमें है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधिनियमों एवं विधेयकों की भाषा। अभी माननीय सुरेंद्र जी कह रहे थे कि तो इसमें जो व्यवस्था दी गई है, तो इसमें अभी तक जो व्यवस्था है, अद्यतन जो व्यवस्था है, उसके बारे में आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय की अभी तक भी कार्य की भाषा, उच्चतम न्यायालय में सभी जो भी कार्य होंगे, जो भी आदेश पारित होंगे, उसके लिए अभी तक हिंदी की व्यवस्था नहीं है। अभी तक वहां पूर्णतया अंग्रेजी की ही व्यवस्था लागू है और उसके लिए अभी तक कोई संविधान या कोई भी विधान, कोई भी अधिनियम, नियम में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय हिंदी में या किसी प्रांतीय भाषाओं में पारित किए जाएंगे। उसका अभी तक केवल अंग्रेजी में ही उसकी भाषा का, उसके कामकाज की भाषा स्वीकार की गई है। जहां तक उच्च न्यायालय की बात है, उच्च न्यायालय में कुछ प्रांतों में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे कुछ प्रांतों में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से संपर्क करके यह व्यवस्था बना ली है, यह व्यवस्था बना दी गई है कि यहाँ चाहें तो हिंदी में भी आदेश निर्णय पारित किए जा सकते हैं, लेकिन उसका अंग्रेजी रूपांतर भी बाद में निश्चित रूप से निकाला जाएगा, ऐसी व्यवस्था है। अब आते हैं अधिनियमों और विधेयकों की भाषा। यह बेहद जरूरी है। तो मित्रों, यहाँ पर राजभाषा नियम या संविधान की व्यवस्था निश्चित रूप से लागू हो रही है। अधिनियमों जो संसद में से पारित होते हैं वो निश्चित रूप से द्विभाषी होते हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में भी अधिनियम बनते हैं और इसी तरह विधेयक भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बनते हैं। तो यह तो अधिनियमों एवं विधेयकों की भाषा हुई। अब एक बात यहाँ पर और आती है कि आखिर अधिनियम क्या है और विधेयक क्या है। मित्रों, अब हम अधिनियम और विधेयक को एक ही न मान लें, इसके बारे में अंतर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सज्जनों, जब कोई भी बिल या कोई भी अधिनियम का जो बिना पारित भाग जो प्रस्तुत किया जाता है संसद में या विधानमंडल में, तो उसको विधेयक कहते हैं। अर्थात प्रारंभिक रूप जो प्रस्तुत किया जाता है वह विधेयक होता है। उस पर चर्चा होने के बाद जब उसमें संसद के दोनों सदन से वह पारित हो जाता है और उस पर जब राष्ट्रपति महोदय के उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब उसको अधिनियम का दर्जा मिल जाता है
और पहले वह प्रारंभिक स्वरूप उसका विधेयक का ही होता है। विधेयक रूप में संसद के सदन पटल पर प्रस्तुत किया जाता है या विधान मंडल के सदन पटल पर प्रस्तुत किया जाता है, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति महोदय या गवर्नर महोदय, जो भी अगर राज्य का विषय है तो आपके राज्य के गवर्नर महोदय, यदि केंद्र का विषय है तो राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्र महोदय का जब हस्ताक्षर हो जाता है तब उसको विधेयक का रूप मिल जाता है। तो यह विधेयक और अधिनियम में अंतर है। तो इस अंतर को हमें, जो बिल कहते हैं बिल को ही विधेयक कहते हैं, तो इसको हमको भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि अधिनियम और विधेयक एक ही है। जब तक वह पारित नहीं हो जाता तब तक विधेयक रहता है, और पारित हो जाने के बाद जब उस पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाते हैं या माननीय राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह अधिनियम कहलाता है। तो यह जो है अधिनियम और नियमों की बात हुई, और इसके लिए निर्धारित है कि इसकी भाषा द्विभाषी होगी, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसको लिखा जाएगा निर्विवाद रूप से। और आपको बता दें कि संसद में या राज्य विधानमंडल में इसको निश्चित रूप से द्विभाषी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में विशेष रूप से इसको द्विभाषी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, हिंदी और अंग्रेजी में। तो अगर हम कहते हैं कि अगर ऊपर से पानी ऊपर से बहता है, तो हम तो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ऊपर से संसद में तो पूरी कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो रही है। वहां पर बिल विधेयक जो भी होते हैं दोनों द्विभाषी रूप में रखे जाते हैं। तो हमें भी इसके नियमों का पालन करना उपादेय हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो निश्चित रूप से उसका पालन करना चाहिए। तो यह बात हुई 348 की। अब आते हैं हम 349 के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 349, इसमें कहा गया है कि 15 वर्ष तक इस बाबत कोई विधेयक लाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। इसमें कहा गया है, जैसे आपको हमने बताया कि 343 में कहा गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक जो पूर्ववत व्यवस्था है, जो पहले की व्यवस्था है, अर्थात अंग्रेजी में ही कार्य चलता रहेगा। लेकिन अगर इसमें आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, इस बीच में 50 और 65 के बीच में यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको उस परिवर्तन को लागू करने के पूर्व परिवर्तन के लिए कोई बिल विधेयक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए राष्ट्रपति से आपको पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। यह इसमें व्यवस्था दी गई है। और अगला अनुच्छेद है 350। तो 350 कहता है कि जनता संघ या राज्य की अधिकृत अधिकृत राजभाषा में अभ्यावेदन दे सकेगी। ये आम जनता का अनन्य अधिकार है कि वह संघ या राज्य, यहाँ पर यह संघ की जो भाषा है तो संघ की भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी है, और राज्य की जो राजभाषाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो वह संघ की राजभाषा या राज्य की राजभाषाओं में अपना, अगर राज्य में कोई अभिवेदन दे रहे हैं तो राज्य की राजभाषाओं में देंगे, और संघ में दे रहे हैं तो हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपना अभ्यावेदन दे सकेंगे। यह व्यवस्था दी गई है। तो मित्रों, यह तो हुआ अनुच्छेद 350। और इसका जो अंतिम अनुच्छेद है और जो कि बहुत जरूरी अनुच्छेद है 351। 343 से लेकर 351 तक संविधान में राजभाषा का प्रावधान है, राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अंतिम अनुच्छेद जो है 351 है। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो 300 यही बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसी अनुच्छेद के तहत विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न मंत्रालयों में राजभाषा की इतनी सुदृढ़ व्यवस्था दी गई। वहां पर राजभाषा का अनुभाग बनाया गया, राजभाषा के पद बनाए गए। वह अनुच्छेद 351 का ही प्रतिफल है, उसी का ही परिणाम है, उसी के अनुपालन का क्रम है। तो वह क्या है 351, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। उसमें लिखा गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, कि हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या कुछ करना है, यह इसमें कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा। मित्रों, यहां पर कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा। यहां पर यह नहीं कहा गया है किसी व्यक्ति का, संघ का कर्तव्य होगा। और मित्रों,
संघ से मतलब है केंद्र सरकार का, भारत सरकार का, केंद्रीय सरकार का, अर्थात संघ का कर्तव्य होगा। संघ में मित्रों पूरे जो भारत सरकार के तंत्र को चलाते हैं, सारे प्रशासनिक तंत्र, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी इस संघ में जुड़े हुए हैं, उस संघ से विरत नहीं है, संघ से अलग नहीं है। आप भी संघ का ही अंग हैं, जिनके माध्यम से सरकार का कार्य संपादित होता है, वे संघ के ही महत्वपूर्ण अंग हैं। तो उसमें कहा गया संघ का कर्तव्य होगा, अर्थात हम सभी का कर्तव्य है। यह संविधान हमारे ऊपर यह कर्तव्य आरोपित करता है, यह संविधान हमारे ऊपर दायित्व देता है, यह हमारा सबका कर्तव्य है। संघ का कर्तव्य होगा, अर्थात केंद्र सरकार से जो भी जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, यह सबका कर्तव्य है, सबकी ड्यूटी है, सबका कर्तव्य है, सबका दायित्व है। क्या दायित्व है? कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए, अर्थात हिंदी आगे बढ़े, हिंदी कार्यालयों में ज्यादा से ज्यादा हिंदी में कार्य हो, धीरे धीरे कार्यालयों में प्रतिष्ठित हो हिंदी। यह संघ का कर्तव्य होगा, अर्थात हम आप सभी का कर्तव्य है। यह जो है संविधान कहता है कि संघ का कर्तव्य होगा, अर्थात सारे अधिकारियों कर्मचारियों का दायित्व है कि वह हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग दें। तो संघ का कर्तव्य होगा क्या? कि उसका प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे। अगर उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, तो उसका विकास करे, उसको जो है सुदृढ़ बनाए, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, ताकि पूरे भारत का उसमें प्रतिनिधित्व हो सके। ऐसी व्यवस्था दी है ताकि भारत का प्रतिनिधित्व हो सके, अर्थात भारत का हर नागरिक उसे आसानी से समझ सके। उसको हमें ऐसा बनाना है, यह जरूरी है, ताकि सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, अर्थात पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हो सके, भारत को हम पूरा दुनिया भारत को जान सके। इस तरह से हम उसको हिंदी को इस तरह से बनाना है ताकि वह भारत को प्रतिबिंबित कर सके, ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए, तो अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। और खास बात बताना चाहता हूं, उसमें एक चीज कही गई है कि उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना। अब उसमें एक चीज कही गई है खास, इसको नकारात्मक बिंदु कह सकते हैं, या कहिए कि मनाही का बिंदु कह सकते हैं, कि उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करना है। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना, अर्थात हमें भाषा की प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करना है, उसकी मनाही संविधान में दी गई है। उसके बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो, वहां उसके शब्द भंडार मुख्यतः संस्कृत से, क्योंकि संस्कृत ही भारतीय ज्यादातर सभी भाषाओं की जननी है, अतः ज्यादातर शब्दों को हमें संस्कृत से लेना है, और गौरतः अन्य भारतीय भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करना है। अर्थात इन भाषाओं की मदद से हमें राजभाषा को सुदृढ़ बनाना है, समृद्ध बनाना है, सशक्त बनाना है, समर्थ बनाना है। यह संविधान में दिया गया है। अब एक इसमें बिंदु रह गया है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे द्वितीय सत्र में विशेष रूप से, कि भाषा की प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना। भाषा की प्रकृति क्या है, उसके हस्तक्षेप का मतलब क्या है, हस्तक्षेप से कैसे बचना है, इस पर हम लोग व्यापक चर्चा अगले सत्र में करेंगे। इसको आप लिख लें कि भाषा की प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना। इस पर हम लोग बाद में चर्चा व्यापक करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से 351 का जो प्रमुख दायित्व दिया गया, तो 351 का जो हमें दायित्व दिया गया, वह जो है उसी के तहत यह संघ का कर्तव्य होगा। इसीलिए भारत सरकार ने इस दायित्व को गृह मंत्रालय को सौंपा। और जबकि आप जानते हैं कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय उस समय बहुत ही सशक्त प्रहरी के हाथ में था। माननीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन गृह मंत्री थे, तो उनको यह दायित्व दिया गया कि राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए कुछ करें।
तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि उस समय राजभाषा को कितनी वरीयता दी गई थी, उसको कितना तवज्जो दिया गया था, इससे आप स्वयं समझ सकते हैं। अब हम अभी चर्चा कर रहे थे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं। तो मित्रों, जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया, ये हमारी जो हिंदी है वह राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को बराबरी का दर्जा देते हुए संविधान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, उनको बराबरी का दर्जा दिया गया है, उसमें हिंदी भी एक है। तो उस 8वीं अनुसूची में जब संविधान हमारा शुरू हुआ, जब लागू हुआ, उस समय मात्र 14 भाषाएं ही उसमें थी। वो 14 भाषाएं हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। ये हमारी जो 14 भाषाएं हैं, यह संविधान लागू होने के समय उसमें इन 14 भाषाओं का ही समावेश था इस 8वीं अनुसूची में। बाद में 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में इस 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तत्पश्चात 1992 में 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीन भाषाओं को जोड़ा गया। फलस्वरूप 18 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हो गई और सबसे बाद में 2004 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया, जिसके कारण अब वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में प्रतिष्ठित हैं। तो मित्रों, इसमें निर्विवाद रूप से बात सत्य साबित हो जाती है कि अगर कोई अन्य प्रांत का व्यक्ति कहता है कि हमारी भाषा के साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। संविधान में 22 भाषाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। बराबरी का सम्मान, जिस तरह से हिंदी है, जिस तरह से संस्कृत है, जिस तरह से आपकी अन्य भाषाएं हैं, असमिया है, बंगला है, सबको बराबरी का, इन 22 भाषाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है संविधान में। इनको जो है बराबरी के पायदान पर ये 22 भाषाएं प्रतिष्ठित हैं। हिंदी तो केवल राजभाषा है, केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थानों के कार्य की भाषा, कामकाज की भाषा माना गया है। बाकी जहां तक देश में के संविधान में उल्लिखित भाषाओं का सवाल है, तो उसमें 22 भाषाएं समानता की सीढ़ी पर बैठी हुई हैं और उनका 22 भाषाओं का हमने आपको उल्लेख भी किया। इसका विस्तृत तो आपको हम साहित्य भी उपलब्ध करा देंगे कि 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं और ये कब कब जोड़ी गई। यह तो बात हुई 22 भाषाओं के बारे में। यह मोटा मोटी तौर से यह हमने आपके संविधान के बारे में बताया। अब आगे बढ़ेंगे हम राजभाषा अधिनियम के बारे में। राजभाषा अधिनियम 1963, मैडम ने उसको आपको शेयर भी कर दिया है। राजभाषा अधिनियम 1963 की विभिन्न धाराओं के बारे में आपको जो पत्रक हमने उपलब्ध कराया था, उसको निश्चित रूप से आपको शेयर भी कर दिया है। तो इसके लिए आप मैडम धन्यवाद की पात्र हैं कि निश्चित रूप से आपको जो बताना। सर व्हाट्सएप भी कर दिया है ग्रुप पर और हम लोग शेयर भी कर रहे हैं। हाँ, धन्यवाद मैडम, वो दिखाई भी पड़ रहा है हमें, तो बहुत बहुत इससे निश्चित रूप से उनको जो हम बताना चाहते हैं आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग राजभाषा अधिनियम 1963 पर ही चर्चा करेंगे, जो कि हमारे सामने बिल्कुल उपलब्ध है, सभी प्रतिभागी उसको विधिवत देख रहे हैं। तो राजभाषा अधिनियम 1963 पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने पहले भी कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 343(3) में यह व्यवस्था दी गई थी कि 15 वर्ष बाद संसद कोई नई व्यवस्था देगी, नई व्यवस्था बनाएगी राजभाषा के लिहाज से। वही 15 वर्ष बाद क्या कुछ करना है, उसके लिए संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया। वही जो है इसमें लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 343(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार
यह अधिनियम बनाया गया। इसमें कुल 9 धाराएं हैं। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद नहीं है, यहाँ पर धाराएं हैं। तो मित्रों, संविधान में अनुच्छेद है लेकिन अधिनियम में धाराएं होती हैं। सामान्य तौर से संविधान में अनुच्छेद होते हैं, जबकि अधिनियम में धाराएं होती हैं। यहाँ पर अनुच्छेद का शब्द नहीं प्रयोग किया जाता। तो ध्यान रखें कि कहीं जहां अधिनियम की बात आए तो वहां अनुच्छेद हम नहीं प्रयोग करेंगे, वहां पर धाराओं का प्रयोग करें, सेक्शन का प्रयोग करें। हाँ बताएं। तो यह आवाज आ रही ना सबको? तो हम कह रहे थे कि अब इसमें आते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 के पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी पहली धारा है 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग यथावत। अब यही बिंदु ऐसा है जिसके कारण राजभाषा या हिंदी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं हो पाई। इसमें कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई। यहाँ कहा गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा, लेकिन कब तक चलता रहेगा इसमें ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। इसमें जैसे संविधान में 15 वर्ष की एक समय सीमा दी गई थी, इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो मित्रों, कब तक प्रयोग चलता रहेगा? जब तक अगला कोई अधिनियम या नियम नहीं बनाया जाता, जब तक संसद अगला कोई व्यवस्था नहीं देती, तब तक यह अधिनियम, इस अधिनियम के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। यह व्यवस्था इसमें है। दूसरी जो बात है, जो दूसरी धारा कहती है, वह है कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कराने पर बल। अब देखिए, पहले कार्य साधक ज्ञान क्या है और प्रवीण क्या है, इसको जब तक जानेंगे नहीं तब तक यह नहीं समझ पाएंगे आखिर कार्य साधक ज्ञान का मतलब क्या है। लेकिन मोटा मोटी तौर से इसके बारे में भी आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि वास्तव में कार्य साधक क्या होते हैं, प्रवीण क्या होते हैं। ये विभिन्न रिपोर्टों में हमें भरना होता है मैडम, और हम लोग उस पर चूक कर जाते हैं कि कार्य साधक में क्या भरते हैं, प्रवीण में क्या भरते हैं, हमें कुछ जानकारी ही नहीं रहती। तो इसको हम स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे अगले सत्र में कि वास्तव में कार्य साधक क्या है, प्रवीण क्या है। लेकिन अभी तो इस व्याख्या के लिए तो आप इतना समझ लें कि कार्य साधक से मतलब है कि हिंदी में काम कर सकें, इतनी प्रगल्भता, इतनी निपुणता, इतनी कुशलता आप में अवश्य उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। यह सरकार का दायित्व है, सरकार की जवाबदारी है, कार्यालयों की जवाबदारी है कि अपने कार्यालयों के सभी सदस्यों को वो इस तरह से प्रशिक्षित कराएं, इस तरह से विभिन्न संस्थानों से जोड़ें ताकि वो कार्य साधक ज्ञान अर्थात हिंदी में कार्य कर सकें, इतनी दक्षता उनको मिल जाए। कार्य साधक का मतलब यही है कि हिंदी में वो कार्य कर सकें, इतनी योग्यता उनमें निहित हो जाए। इस पर जो है जोर दिया जाना चाहिए, चाहे वह गृह मंत्रालय, भारत सरकार हो या अन्य कार्यालय हो। इस तरह से अपना प्रयत्न करें, इस तरह से अपनी योजना बनाएं ताकि सभी अधिकारी एवं सभी कर्मचारी हिंदी में काम करने में योग्य हो सकें, निपुण हो सकें, उसमें सक्षम हो सकें। इस पर व्यवस्था बनाई जाए। यह जो है धारा 2 कहती है। अब धारा 3 के बारे में आते हैं, जिस पर हम लोग अभी रिपोर्टों में भी चर्चा करेंगे कि धारा 3 इसके बारे में जितने भी आप रिपोर्ट में भेजते हैं, जितने भी निरीक्षण होते हैं, इस बिंदु पर चर्चा जरूर होती है। मित्रों, इसमें कुल 14 दस्तावेज हैं, आप गिन सकते हैं। इसमें संकल्प, जिसको रिसोल्यूशन कहते हैं, साधारण आदेश, सामान्य आदेश, जनरल ऑर्डर जिसको कहते हैं, नियम, रूल्स, अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशंस, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, जो प्रेस नोट्स हम लोग देते हैं, टेंडर्स देते हैं, संसद के सदन पटल पर रखे गए सभी प्रशासनिक प्रतिवेदन, अन्य प्रतिवेदन तथा राजकीय कागज पत्र, ये सभी द्विभाषी रूप पे निश्चित रूप से होंगे। संविदा, जो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, करार, एग्रीमेंट, सूचनाएं जो हम लोग निकालते हैं, इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचनाएं, अनुज्ञा जिसको परमिट्स कहते हैं, अनुज्ञा पत्र का मतलब है परमिट्स, और अनुज्ञप्तियां जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं लाइसेंसेस, जो हम लोग जारी करते हैं। तो मित्रों, ये जो है कुल 14 दस्तावेज हैं, आप गिन सकते हैं, पूरी इनकी संख्या 14 है। इन सभी को हमें अनिवार्य रूप से
द्विभाषी रूप में जारी करना है, चाहे क भाषी क्षेत्र में हो, चाहे ख भाषी क्षेत्र में हो, चाहे ग भाषी क्षेत्र में हो, चाहे हिंदी भाषी क्षेत्र में हो या हिंदीतर राज्य में हो, इनको हर जगह द्विभाषी रूप में जारी करना है। इसमें कोई विकल्प नहीं है। विभिन्न निरीक्षणों के दौरान इसको जरूर देखा जाता है कि आपके यहाँ से सामान्य आदेश कितने हिंदी में जारी किए गए। और सामान्य आदेश के बारे में भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसे आदेश जो 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों के ऊपर बराबर रूप से लागू हों, उसको सामान्य आदेश की संज्ञा की श्रेणी में रखा जाएगा, उसको सामान्य आदेश की संज्ञा दी जाएगी। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है तो वह सामान्य आदेश नहीं माना जाएगा, यह भी आप समझ लें। तो जब जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के ऊपर कोई आदेश लागू होता है, ऐसा आदेश कोई जारी किया जाता है तो उसको सामान्य आदेश माना जाएगा। और ऐसे आदेशों को हमें द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। तो ये तिमाही रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे तो ये बिंदु आएगा कि सामान्य आदेश वहां पर है दिया हुआ, कितने आदेश आपके सामान्य आदेश कितने जारी किए गए। तो पहले तो आपको बता दें कि सामान्य आदेश ज्यादा नहीं होते। सामान्य आदेश प्रत्येक तिमाही में 4-6 ही हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो उसमें पूरे पत्राचार ही सामान्य आदेश में नहीं दिखा देना है। सामान्य आदेश में 4-6 पत्राचार जो द्विभाषी रूप में जारी किए जाने हैं, जो विशेष अनिवार्य हैं उस प्रकार के पत्राचार, उनको आपको 2-4 ऐसे संख्या 2-4 ही हो सकती है, तिमाही में 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो सामान्य आदेश में वही सीमित संख्या दिखानी है और उन्हें द्विभाषी रूप में होना चाहिए। अर्थात यदि केवल अंग्रेजी में है तो उसका हिंदी रूपांतर भी करा लिया जाए और उसको भी हस्ताक्षरित करके आप एक अलग फोल्डर में रखें, अलग पत्रक फाइल में रखें, ताकि निरीक्षण के समय वह काम आए। क्योंकि निरीक्षण के समय निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि पिछले 6 माह में आपके यहाँ कितने सामान्य आदेश जारी किए गए। तो आपने दिखाया 7, तो कहेंगे वो 7 कौन कौन से आदेश हैं, उनकी प्रतियां कहाँ हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो मित्रों, सामान्य आदेश वो आपको द्विभाषी रूप में जारी करना है, यह अनिवार्य है, कोई विकल्प नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि केवल हिंदी क्षेत्र में ही जारी किया जा रहा है, केवल हिंदी जानने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के बीच जारी किया जा रहा है तो हिंदी में हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि बाद में उसका हिंदी भी अनुवाद करा लिया जाए। पहले उसका अंग्रेजी में उसको जारी किया जाए, लेकिन बाद में उसको हिंदी रूपांतर करा करके उस पर हस्ताक्षरित करके उसको द्विभाषी रूप में फाइल में फोल्डर में रख लिया जाए, ताकि निरीक्षण के समय विभिन्न आपकी चाहे राजभाषा विभाग का कोई निरीक्षण हो, मंत्रालय का निरीक्षण हो या संसदीय समिति का निरीक्षण हो, इस बिंदु पर निश्चित रूप से चर्चा होती है कि आपके कार्यालय से कितने सामान्य आदेश जारी किए गए। वह धारा 3-3 ही है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3। लोग कहते हैं धारा 3-3 बहुत चर्चित धारा है, तो यही धारा है। तो भारत सरकार का आदेश है कि सभी कार्यालयों या सभी कार्यक्रमों में हिंदी के जो भी हों, धारा 3-3 के बारे में जानकारी अवश्य दी जाए, ताकि लोगों को भ्रांति न रहे और जो भी धारा 3-3 के तहत आदेश पारित किए जाएं उसकी द्विभाषी जानकारी आगे के लिए निश्चित रूप से संजो कर रखी जाए, सुरक्षित रखी जाए और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उसकी जो है प्रतियां उपलब्ध रहें, यह जरूरी है। यह बात सामान्य आदेश की है। यह विभिन्न निरीक्षणों में भी अपने पिछले 2 साल पूर्व संस्थान का ही, इस शिक्षण संस्थान का ही राजभाषा संबंधित निरीक्षण हुआ था, वहां पर भी ये बातें उभर कर आई थी। उस समय मैं लखनऊ में ही था। ये सामान्य आदेश की बात वहां पर भी माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा साहब, जो कि अपर महानिदेशक नई दिल्ली हैं, हेडक्वार्टर मुख्यालय में हैं, मयूर भवन में बैठते हैं, उन्होंने निरीक्षण किया था। ये सामान्य आदेश पर उस समय भी सामान्य आदेश पर चर्चा उठी थी और वो कुछ वहां पर टिप्पणी भी हुई थी। बाद में उसका हिंदी रूपांतर कराया गया था। तो सज्जनों, यह जरूरी है कि जो भी सामान्य आदेश जारी होते हैं उसकी तो एक तो सीमित संख्या ही होती है, अतः उसको अलग से एक हम लोग फोल्डर में एक पत्रक में रखें, साथ ही साथ उसका हिंदी रूपांतर भी करा लें, ताकि किसी निरीक्षण में हम उसको दिखा सकें और कह सकें कि सामान्य आदेश हमारे यहाँ द्विभाषी रूप में ही जारी किए जा रहे हैं। तो यह बात हुई सामान्य आदेश की। बाकी हमारे यहाँ कोई टेंडर्स नहीं है, हमारे यहाँ कोई परमिट्स नहीं है, कोई जो है लाइसेंसेस नहीं है, ये सब कार्य हमारे यहाँ नहीं होते हैं। बाकी संसद से जुड़े हुए कार्य हैं। हाँ, इतना जरूर है कि प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेस में जो लोग हम विज्ञप्तियां देते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं,
उसके लिए भी जरूरी है कि उसे हिंदी के अखबार में हिंदी में विज्ञप्ति दें, अंग्रेजी के अखबार में अंग्रेजी में दें। कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है कि हम लोग जल्दी जल्दी में ऐसा कर देते हैं कि अंग्रेजी में ही प्रेस नोट हिंदी अखबार में भी अंग्रेजी में ही दे देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। इससे भी कार्यालय का नाम नीचा होता है। लोग उसको उसकी कटिंग्स को लेकर के फिर राजभाषा विभाग को, मंत्रालय को भेज देते हैं। अपने आयकर विभाग के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेज देते हैं कि सर यहाँ तो राजभाषा का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, हिंदी के अखबारों में अंग्रेजी में विज्ञप्तियां निकाली जा रही हैं। और ऐसा हुआ है, लखनऊ में हुआ है कई कार्यालयों में। तो ये इस कार्यशाला के माध्यम से विशेष निवेदन है, आग्रह है, अनुरोध है कि जो भी आप विज्ञप्तियां देते हैं, जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है बीच बीच में देने की, तो जो भी आप प्रेस नोट्स, प्रेस में नोटिफिकेशन देते हैं, जो भी प्रेस में सूचना आप देते हैं, ध्यान रखें कि हिंदी अखबार में हिंदी में ही विज्ञप्तियां दें और अंग्रेजी अखबार में अंग्रेजी में ही दें। तो अंग्रेजी अखबार में भी आप हिंदी में दे देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंग्रेजी अखबार में हिंदी में आप दे सकते हैं, लेकिन हिंदी अखबार में अंग्रेजी में विज्ञप्तियां कदापि न दें। वह धारा 3(3) का उल्लंघन है और उसके बारे में कभी भी कोई आक्षेप आ सकता है। तो यही इन चीजों को जानना बेहद जरूरी है। जिस कार्यालय से भी आप जुड़े हुए हैं, आप ध्यान रखें कि हिंदी अखबार में हिंदी में विज्ञप्तियां दें, अंग्रेजी अखबार में अंग्रेजी में विज्ञप्तियां दें। हम लोग विभिन्न कार्यशालाओं में इस बात को बताते रहते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में बताते रहते हैं, ताकि आप इसको आपको स्मरण रहे, याद में रहे और यह भूल ना हो, ताकि अपने कार्यालय का मान बढ़े, कभी भी नाम नीचे न आए। कई कार्यालय, यहाँ किसी कार्यालय का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी ये ऐसी कुछ बातें हुई हैं। बात में वरिष्ठ अधिकारियों ने बहुत ही उसको सलीके से उसका उस समस्या का निदान निकाला, लेकिन समस्या तो निश्चित रूप से गंभीर थी। तो मित्रों, ये बातें हैं धारा 3(3) के बारे में। तो इसमें कुल 14 दस्तावेज हैं। कौन है आप इसमें देख भी सकते हैं पूरे दस्तावेज। उसका हमने जो आपके ऊपर लागू होते हैं उसके बारे में हमने संक्षेप में उसकी व्याख्या भी कर दी, और उसको किस तरह से उसको बनाना है, किस तरह से रखना है, किस तरह के उसको संभालना है, ये भी आपको हमने बता दिया, ताकि आगे निरीक्षण के दौरान उसका हम उपयोग कर सकें, उसको दिखा सकें और अपने कार्यालय के बारे में बता सकें कि हम लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं। अगली जो धारा है वह है, उसमें कहा गया संसदीय समिति का गठन, वही जो हमने उसमें बताया आपके संविधान के बारे में। उसी, क्योंकि संविधान का वो महत्वपूर्ण पहलू था, उसी का यहाँ भी हवाला दिया गया कि संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। उसमें 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होंगे, तो उसकी 3 उप समितियां होंगी। उसको हमने आपको विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया, उसका पुनरावृत्ति करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला बिंदु है वह है धारा 5। उसमें कहा गया है केंद्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रारंभ में कोई अधिनियम या नियम बनता है तो उसका मूलतः अंग्रेजी में ही बनता है। कहा गया कि प्राधिकृत अंग्रेजी के ही पाठ को प्राधिकृत माना जाएगा, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह प्रारंभ में अंग्रेजी में ही बनाया जाता है, बाद में उसका अनुवाद किया जाता है, फिर उसको गजट किया जाता है। तो प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद का प्राधिकृत अनुवाद हो। अब केंद्रीय अनुवाद का अधिनियमों का अनुवाद सामान्य अनुवादक या किसी कार्यालय में प्रतिष्ठित अनुवादक उसका अनुवाद नहीं कर सकता, उसके लिए वो अधिकृत नहीं है। उस अनुवाद के लिए भारत सरकार ने एक व्यवस्था दी। उसके लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो एक संस्था है, उसका गठन किया गया। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में उसके निदेशक हैं, संयुक्त निदेशक हैं, उप निदेशक हैं, सहायक निदेशक हैं, साथ ही साथ वहाँ अनुवाद अधिकारी हैं, और वहां पर करीब 100 से 150 करीब अनुवाद अधिकारी भी हैं, 150 करीब। तो कहने का आशय यह है कि विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद के लिए एक प्राधिकृत संस्था बनाई गई, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जिसका कार्य यही है कि विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों का अनुवाद करे और उसको गजट में प्रकाशित कराए, ताकि एक अधिकृत अनुवाद, अधिकृत स्वरूप आगे आ सके। और यह केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अनुवाद के भी पाठ्यक्रम आयोजित कराता है। सारे अनुवादकों के लिए 3 महीने का अनुवाद का पाठ्यक्रम कराते हैं। अब तो वह पाठ्यक्रम मात्र
30 कार्य दिवस का ही रह गया है। 30 कार्य दिवस का एक अनुवाद का पाठ्यक्रम आयोजित कराता है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। वह सभी अनुवादकों के लिए अनिवार्य है। तो सज्जनों, यह क्योंकि अनुवाद के बारे में बात हो रही थी, केंद्रीय अधिनियमों का प्राथमिक हिंदी अनुवाद। अगला बिंदु है राज्य अधिनियमों के का प्राथमिक हिंदी अनुवाद। जब केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो केंद्रीय अधिनियमों का अनुवाद कर लेगा तो राज्य के अधिनियमों का भी प्राथमिक हिंदी अनुवाद करेगा। यह व्यवस्था दी गई है। अगला जो है हमारा बिंदु है उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या राजभाषाओं का प्रयोग। तो यह व्यवस्था दी गई। इसमें दी गई कि उच्च न्यायालय, अब हमने पहले ही बता दिया कि उच्चतम न्यायालय के बारे में राजभाषा अधिनियम में कुछ नहीं कहा गया है। अर्थात जैसे पहले व्यवस्था चल रही थी, अंग्रेजी में वहां कार्य हो रहा था तो अंग्रेजी में ही कार्य होता रहेगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय में के ऊपर यह राजभाषा अधिनियम 1963 लागू नहीं होता, जो मैं कहना चाहता हूं। इसमें उच्च न्यायालय के निर्णयों के बारे में बात कही गई है। उच्च न्यायालय के निर्णयों के बारे में कही गई कि राज्य सरकारों के परस्पर परामर्श से, उनकी राय से और राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य सरकारें अपने राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी में या उनकी राज्य की भाषाओं में को प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकती हैं, उन्हें अनुमति प्रदान कर सकती हैं। उसके लिए उन्हें अपने विधानमंडल में पारित करना होगा, साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदय से उसका अनुमोदन लेना होगा। तो वहां के राज्य की भाषाओं में निर्णय निकल सकते हैं, लेकिन इतना उसके लिए अनिवार्य है कि उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ ही साथ निर्णय के साथ लगाना होगा। यह अनिवार्य है। यह इसमें व्यवस्था दी गई उच्च न्यायालय के निर्णयों के बारे में। यह जो है राजभाषा अधिनियम 1963 में यह व्यवस्था दी गई कि क्या कुछ करना है उच्च न्यायालय के निर्णयों के बारे में। तो आप जैसा कि जानते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, बिहार है, आपका राजस्थान है, इन राज्यों ने यह व्यवस्था बना ली है। अपने विधानमंडल साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदय से संपर्क अनुमति लेते हुए यह व्यवस्था बना ली है कि यहाँ के निर्णयों में हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ लेकिन यह जरूरी होगा कि उसका अंग्रेजी वर्जन भी, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उसके साथ साथ लगाया जाए, ताकि किसी को उसमें दिक्कत न हो। यह जो है राजभाषा अधिनियम 1963 की व्यवस्था है। अगले बिंदु पर चलते हैं। अगली जो हमारी धारा है वह धारा 8 है। इसमें कहा गया है नियम बनाने की शक्ति। कोई अधिनियम बनता है तो उसके लिए नियम भी बनाना होता है। जितने भी नियम हैं सारे नियमों के अधिनियम हैं। जैसे आयकर अधिनियम है तो आयकर का नियम भी है। इसी तरह से राजभाषा अधिनियम 1963 बना तो इसके लिए नियम कौन बनाएगा, या इसी अधिनियम में बता दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि राजभाषा के लिए कौन बनाएगा। इसमें लिखा गया है केंद्र सरकार पर। तो केंद्र सरकार को जवाबदारी दी गई कि राजभाषा संबंधी जो भी नियम बनाएगी। तो नियम और अधिनियम ये दो अलग अलग बातें क्या है, हम लोग थोड़ी इस पर भी चर्चा कर लें कि आखिर नियम क्या है, अधिनियम क्या है। नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी किसी अधिनियम के लिए, या अधिनियम कब बनता है, नियम कब बनता है। तो मित्रों आपको बता दें कि अधिनियम प्रमुख है। पहले अधिनियम बनता है, बाद में उस अधिनियम को किस प्रकार से लागू किया जाए, लागू करने की प्रक्रिया नियम में बताई जाती है। जैसे सूचना अधिकार का अधिनियम है तो सूचना अधिकार का नियम भी है। यह सूचना अधिकार का अधिनियम कहता है कि प्रत्येक भारत का नागरिक केंद्र सरकार से कोई सूचना निर्धारित राशि जमा करते हुए प्राप्त कर सकता है।
लेकिन सूचना मांगने का प्रारूप क्या होगा, वह निर्धारित राशि क्या होगी, कितने बिंदु पर सूचनाएं ली जा सकती हैं, ये सारी चीजों की व्याख्या नियम में किया जाता है। अर्थात उस अधिनियम को किस प्रकार से लागू किया जाए, यह व्यवस्था नियम में दी जाती है। मुख्य रूप से हम कहें या सीधे तौर पर हम कहें तो अधिनियम प्रमुख है, नियम गौड़ है। अधिनियम यदि आत्मा है तो नियम शरीर है। मित्रों, अधिनियम प्रमुख है, नियम गौड़ है। अधिनियम के पीछे पीछे नियम चलता है। अधिनियम का सहयोगी नियम है, अधिनियम का पूरक नियम है। इस राजभाषा अधिनियम को पूरा करने के लिए, इसको लागू करने में सहूलियत हो, इसके लिए नियम बनाने की व्यवस्था दी गई। उन्होंने कहा कि नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को, उन्होंने कहा केंद्र सरकार को यह दायित्व दिया जाता है कि इसके लिए नियम बनाएगी। तो मित्रों, इसके लिए नियम बनाने की फिर व्यवस्था जब केंद्र सरकार को अर्थात भारत सरकार को दी गई, तो बाद में भारत सरकार ने इस पर व्यापक नियम भी बनाए हैं। हम लोग उस पर भी अभी बाद में चर्चा करेंगे। तो अगला जो है बिंदु है, धारा 6 एवं 7 के उपबंध जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। इसमें दिया गया है कि इसमें 6-7 अर्थात जो है राज्य अधिनियमों का प्राकृतिक हिंदी अनुवाद और राज्य के अधिनियमों का 6-7 आपके यही है हमारे, तो इनका इसके लिए व्यवस्था दी गई। इसके लिए हम अलग से जो है उसको लागू नहीं करेंगे, इसको जैसी व्यवस्था चल रही है उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, यह इसमें व्यवस्था दी गई। अब हम लोग आते हैं राजभाषा नियम 1963, पूरा हुआ राजभाषा नियम। तो नियम बनाया गया, वह ये आपका नियम का बिंदु आ रहा है राजभाषा संघ के। अब देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से आपके इसके जो मुख्य आपका शीर्षक है उससे स्पष्ट हो जाएगा। इसमें दिया गया है राजभाषा, ब्रैकेट में आप कोष्ठ में देखिए, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग, नियम 1976। तो देखिए, संघ के राष्ट्रीय शासकीय प्रयोजनों के लिए नियम जो है लिखा, बीच में लिखा हुआ है, बाद में संशोधन की तरफ लाया गया। पहले मात्र यही लिखा गया था कि राजभाषा नियम 1976, बाद में कहा गया कि नहीं, यह संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए है, अर्थात केंद्र सरकार के। हमने बताया कि केंद्र सरकार के लिए यह अधिनियम है, तो केंद्र सरकार के लिए यह नियम भी केंद्र सरकार के लिए है। यह भारत सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। इसको स्पष्ट, पहले यह बात स्पष्ट नहीं थी, बाद में इसको स्पष्ट करने के लिए इसमें इसको जोड़ा गया, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए नियम 1976। देखिए, साफ साफ लिखा गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, आपने देखा कि हमने राजभाषा अधिनियम के नियम 8 की धारा 8 में हमने बताया कि नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को, तो वही शक्ति जो केंद्र सरकार को मिली है, उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने राजभाषा नियम 1976 बनाया। और उसमें पहला जो उसका विस्तार है, पहला नियम विस्तार बताता है, वो पूरे भारतवर्ष पर व्याप्त है, तमिलनाडु को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से लागू, बराबर रूप से लागू है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तमिलनाडु में उस समय कुछ विरोध चल रहा था, इसलिए उस समय इसको शामिल नहीं किया गया। नंबर 2 में दी गई है परिभाषाएं। इसमें सामान्य तौर से किसी भी नियम या किसी भी अधिनियम में जो धारा 2 या नियम 2 या परिभाषा धारा 2 होती है, वो परिभाषा के लिए होती है, डेफिनेशंस होती हैं, तो इसमें परिभाषाएं दी जाती हैं। मित्रों, अभी जैसे सब लोग इस बात को कह देते हैं, इसका उल्लेख कर देते हैं कि परिभाषाओं के संदर्भ में यह उल्लेख कर देते हैं कि क ख ग 3 क्षेत्र राजभाषा के लिहाज से हम क क्षेत्र में हैं। लोग कह देते हैं कि हम लोग क क्षेत्र में हैं। भाई, ये क ख ग 3 क्षेत्रों की परिकल्पना कहां से आई?
क ख ग 3 क्षेत्र कब से बने, यह संकल्पना कब से आई? अगर कोई प्रश्न कर देता है तो इसको हमें जानना चाहिए, इसको हमें निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि क ख ग 3 क्षेत्रों की जो परिकल्पना है वह राजभाषा नियम 1976 की ही में ही इसका उल्लेख दिया है। इसके पहले 1976 के पहले भारत ख ग 3 क्षेत्रों में राजभाषा के लिहाज से नहीं बांटा गया था। इसके बाद ही क ख ग 3 क्षेत्र बनाए गए। तो सज्जनों, यह विशेष रूप से आप समझ लीजिए इस बात को कि जो क ख ग क्षेत्रों की परिकल्पनाएं आई हैं, यह जो है इस राजभाषा नियम 1976 का ही प्रतिफल है, का ही परिणाम है, की ही सोच है। तो क ख ग 3 क्षेत्र जो बने हैं, तो अब हम विशेष रूप से क ख ग 3 क्षेत्रों के बारे में ही चर्चा करेंगे। क ख ग 3 क्षेत्र हैं कौन? तो क ख ग क्षेत्र इसी हमारे पत्रक में ही नीचे आपको लिखा मिल जाएगा। क ख ग 3 क्षेत्र कौन है, इसमें आप देखेंगे तो क ख ग 3 क्षेत्र आपको दिए गए हैं। देखिए नियम 2 के अनुसार तो क क्षेत्र में आपका आता है बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। देखिए एक क क्षेत्र में है। क क्षेत्र का मतलब है ये जो क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र बनाए गए, ये राजभाषा को लागू करने में सहूलियत हो इस लिहाज से बनाए गए। इसके लिए अलग अलग वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, अलग अलग लक्ष्य होते हैं, टारगेट्स होते हैं। जैसे हमारे आयकर विभाग जिस तरह से एक्शन प्लान होता है, उसी तरह से इसका भी एक वार्षिक लक्ष्य होता है, वार्षिक कार्य योजना होती है, वार्षिक एक्शन प्लान होता है, हर साल निकलता है। तो इसका क क्षेत्र के अलग कार्य योजना होती है, ख क्षेत्र के अलग कार्य योजना होती है, ग क्षेत्र के अलग कार्य योजना होती है। तो मित्रों, इसीलिए क ख तो हम लोग जो कहते हैं क ख ग क्षेत्र, तो यही उसका विभाजन का आधार है। राजभाषा नियम 1976 में इसका विभाजन दिया गया है। तो ये राज्य क क्षेत्र में आते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश हम लोगों का प्रदेश का भाषी क्षेत्र में है। अतः यहाँ का जो लक्ष्य है वो 100% का लक्ष्य है पत्राचार का। अन्य लक्ष्यों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी तरह ख क्षेत्र में देखिए, ख क्षेत्र में है गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब राज्य है, चंडीगढ़, दमन दीव एवं ये दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली संघराज्य क्षेत्र बाद में भी जोड़े गए हैं। अब ये भी ख क्षेत्र में ही आ गए हैं। तो ख क्षेत्र में है। यहाँ पर जो है हिंदी जानने वाले लोग हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हो सकता है लिखने में कुछ दिक्कत है, इसलिए यहाँ के लक्ष्य कुछ कमतर रखे गए हैं क भाषी क्षेत्र से। और ग भाषी क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जो क और ख में शामिल नहीं है। भारत सरकार के अन्य राज्य जो भी हैं वे ग क्षेत्र में आते हैं। तो उसमें तमिलनाडु और आपका कोलकाता जो भी हैं राज्य हैं वो ग क्षेत्र में आएंगे। तो यह बात हुई क ख ग 3 क्षेत्रों की जो परिकल्पना है, और 3 क्षेत्रों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो सज्जनों, अब आप देख रहे हैं कि राजभाषा को किस तरह से लागू हो, उसको ये भारत सरकार ने उसको सोचा और उसके लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए, ताकि जो है हमें वास्तविक जो दिक्कतें हैं उसका पता चल सके, उसको हम समझ सकें और उसके अनुसार अपने कार्य योजना को तैयार कर सकें। तो यह जो है आपके राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 के नियम 2 में जो परिभाषाएं हैं उसके क्रम में हमने आपको क ख ग 3 क्षेत्रों के बारे में बताया, और कौन कौन क्षेत्र उसमें आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र उससे जुड़े हुए हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और एक क्षेत्र में क्या क्या अलग अलग लक्ष्य हैं उस पर भी हम लोग बाद में अगले सत्र में चर्चा करेंगे कि उसके लिए क्या क्या अलग लक्ष्य हैं और उसमें हमें क्या क्या ध्यान देना है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम चाहेंगे कि यदि मैडम की अनुमति हो तो अब इस सत्र को पूरा किया जाए। इस राजभाषा नियम 1976 के जो शेष बिंदु हैं इसको अगले सत्र में पूरा करते हुए फिर हम तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य विवरण पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चूंकि समय भी काफी हो चुका है, लोग काफी 2 घंटे से लगातार जुड़े हुए हैं, तो मैडम चाहें
तो इसको सत्र को यहीं पर इसको पूरा कर सकते हैं और उसके बाद पुनः हम लोग ठीक 3 बजे जुड़ेंगे और इसकी शेष बातों पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे इस पर विचार विमर्श करेंगे। सर, जैसे शेड्यूल के अनुसार अभी हमारे पास कुछ समय बच रहा है। समय है, हाँ समय है, तो हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ सर, एक्चुअली में 1:30 बजे तक हमारा सत्र है और मतलब पार्टिसिपेंट से इंटरेक्टिव कर सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहे। अच्छा ठीक है ना सर? ठीक है, हाँ तो हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है समय, दूसरी बात नहीं है, इसमें हमारे पास तो सामग्री भी है राजभाषा नियम वाला। अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु है जो नियम 3 कहता है केंद्र सरकार से भिन्न कार्यालयों से पत्राचार। तो हम लोग केंद्र सरकार से अलग राज्य सरकारों से कैसे पत्राचार करेंगे, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। और नियम 4 कहता है केंद्र सरकार के कार्यालयों से पत्राचार, केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों से हम लोग कैसे जुड़ेंगे, उनसे कैसे अन्य कार्यालयों से पत्राचार करेंगे, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित होते हैं। और नियम 5 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, उसमें कहा गया है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना। सज्जनों, यह बहुत अनिवार्य बिंदु है। हमें जो भी पत्र हिंदी में मिलता है, चाहे वह किसी कार्यालय से हो, किसी व्यक्ति से हो, किसी अपने अधिकारी कर्मचारी से के माध्यम से हो, या किसी करदाता से प्राप्त हुआ हो, जो भी हिंदी में पत्र हमें मिलता है उसका हमें अनिवार्य रूप से हिंदी में ही जवाब देना है। यह नियम 5 कहता है। हम जानते हैं कि सूचना अधिकार के तहत भी हमसे तमाम उत्तर मांगे जाते हैं, तमाम सूचनाएं मांगी जाती हैं। अब चूंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, तो सूचना अधिकार के तहत ज्यादातर आवेदन हिंदी में ही प्राप्त होते हैं। तो कभी कभी हम समय अभाव के कारण, या कहें कि समय सीमा होने के कारण, हमें कभी कभी जल्दी शीघ्रता के क्रम में अंग्रेजी में ही जवाब दे देते हैं। यह उचित नहीं है। जो भी आपको पत्र हिंदी में मिले उसका हमें अनिवार्य रूप से हिंदी में ही जवाब देना है। इसमें कोई भी विकल्प नहीं है। ये पत्राचार आप 100% लक्ष्य है 100% नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं हमारे पास संसाधन नहीं था, हमारे पास कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, हम 80% ही पत्राचार कर पा रहे हैं, 85% ही कर पा रहे हैं। इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। यह बात किसी भी निरीक्षण के दौरान यह बात स्वीकार की जा सकती है। आपका यह जवाब, आपका यह आश्वासन माना जा सकता है कि हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इस बात को आपकी बात को स्वीकार किया जा सकेगा। लेकिन यदि आपने हिंदी के पत्रों का जवाब अंग्रेजी में दिया है तो यह कभी भी स्वीकार्य नहीं है। तो सज्जनों, इस कार्यशाला के माध्यम से इस बात को बिल्कुल आप हृदयंगम कर लें, आप अपने मन मस्तिष्क पर बैठा लें कि आपके कार्यालय में, आप जिस भी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, जो भी पत्र आपको हिंदी में मिलता है और उसका जवाब बनाने के लिए आपको कहा जाता है, तो अगर हिंदी का पत्र है तो आप अनिवार्य रूप से उसका जवाब हिंदी में ही बनाएं और उसका उत्तर हिंदी में ही जाए, इसके लिए प्रयत्न करें। हिंदी में आप प्रस्तुत करें। यह संबंधित अधिकारी कहता है कि इसको अंग्रेजी में ले आएं, तो आप उसका अनुपालन करते हुए अंग्रेजी में ले जाइए, लेकिन आप उनको बता दीजिए कि सर चूंकि हिंदी में पत्र प्राप्त हुआ था और हमें बताया गया था कि यह नियम 5 कहता है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में ही दिया जाना है, अतः मैं तदनुसार हिंदी में ही हमने प्रस्तुत किया। आप पुनः कह रहे हैं तो हम अंग्रेजी में ला रहे हैं, उसमें भी आपको बता दें। उसकी जब बात जवाबदारी की आएगी कि कौन उसके लिए जवाबदेह है, तो जो अधिकारी उस पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है उसकी ही जिम्मेदारी तय होगी। किसी निरीक्षण के दौरान यह पाए जाने पर कि कोई अधिकारी हिंदी के पत्रों का जवाब निरंतर रूप से अंग्रेजी में ही दे रहा है, तो जो अधिकारी उस पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है उसको उसके लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। तो इसमें
जो कर्मचारी उसका जवाब बनाकर प्रस्तुत कर रहा है उसकी जवाबदारी नहीं है। उसकी जवाबदारी इतनी जरूर है कि वह उसका पत्र हिंदी में ही प्रस्तुत करे, और यदि अधिकारी पुनः फिर भी अधिकारी कहता है इसका जवाब अंग्रेजी में लाएं तो कोई मनाही नहीं है, आप अंग्रेजी में ले आइए, क्योंकि जवाबदारी उसी अधिकारी की है, उसी को जवाब देना पड़ेगा कि आपने इसको अंग्रेजी में इसका उत्तर क्यों दिया। तो मित्रों, इस कार्यशाला के माध्यम से इस बात को आप निश्चित रूप से समझ लें कि जो भी आपको पत्र हिंदी में मिल रहा है वो किसी से भी हो सकता है, उसको आपको उसका उत्तर हिंदी में ही तैयार करना है, हिंदी में उसका जवाब भेजना है, यह नियम 5 कहता है। और इसका विभिन्न आप जो भी निरीक्षण होंगे या जो रिपोर्ट, हम लोग रिपोर्ट के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, तो रिपोर्ट बारे में भी यह बिंदु आएगा, रिपोर्ट में भी यह बिंदु आएगा कि कितने आपके पत्र हिंदी में प्राप्त हुए, तो आपने कितने पत्रों का जवाब हिंदी में दिया गया, कितने पत्रों के जवाब अंग्रेजी में दिया गया, कितने पत्रों का जवाब देना जरूरी नहीं था। तो यह रिपोर्ट में भी यह बात आती है, इसीलिए आती है कि रिपोर्ट में जो अनिवार्य बिंदु होते हैं उस पर विशेष रूप से आंकड़े मांगे जाते हैं। तो यह ध्यान रखें कि जो भी आपको हिंदी में पत्र प्राप्त होता है आपके कार्यालय में, उसका आप अनिवार्य रूप से हिंदी में ही जवाब दें। अगला बिंदु है, अगला जो नियम है 6 है, नियम 6 कहता है कि धारा 3(3) के अनुपालन पर बल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, इसीलिए धारा 3(3) जो हमने राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के बारे में हमने बहुत ही व्यापक रूप से आपको समझाया कि उसमें 14 दस्तावेज आते हैं, कौन कौन के दस्तावेज आते हैं और उनको कैसे कौन कौन हमारे कार्यालय से जुड़े हुए हैं और उनको किस प्रकार से उसका उस पर कार्य करना है, उसको द्विभाषी रूप से तैयार करना है। इसीलिए वो महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर भी नियम 6 में उसको लिखना पड़ा कि धारा 3(3) के अनुपालन पर जोर दिया जाए, तो यह नियम 6 कहता है। अगला जो है नियम 7 है, आवेदन प्रतिवेदन हिंदी अथवा अंग्रेजी में। मित्रों, यह हमारे आपकी सभी अधिकारियों कर्मचारियों की का अनन्य अधिकार है कि हम कोई भी आवेदन प्रतिवेदन हिंदी अथवा अंग्रेजी में दे सकते हैं। यह नियम 7 के तहत है। यह हमारा हमें यह छूट मिली हुई है, कोई भी आवेदन या प्रतिवेदन हिंदी अथवा अंग्रेजी में दे सकते हैं। इसी तरह से नियम 8 कहता है कि फाइलों पर टिप्पणी हिंदी अथवा अंग्रेजी में हम दे सकते हैं। इस हमारे विशेषाधिकार का पर जब तक कोई विभागाध्यक्ष नियम 8(4) के तहत व्यक्तिशः आदेश नहीं पारित करता, तब तक हमें 7(8) के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है उसका हमें पूरी हमें छूट है। हम कोई भी आवेदन प्रतिवेदन, कोई भी फाइलों पर टिप्पणी हिंदी अथवा अंग्रेजी में कर सकते हैं, पूरी छूट है। लेकिन यदि विभागाध्यक्ष नियम 8(4) के तहत व्यक्तिशः आदेश कर देता है कि निम्नलिखित हिंदी में प्रवीण अधिकारी अपना समस्त निम्नलिखित कार्य हिंदी में ही करेंगे, तब हमारा यह विशेषाधिकार खत्म हो जाएगा। अगर वो कह देते हैं कि निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी अपने पूरे आवेदन प्रतिवेदन केवल हिंदी में प्रस्तुत करेंगे, तब हमारा ये नियम 7 का विशेषाधिकार खत्म हो जाएगा। तब नियम 8(4) के तहत पारित व्यक्तिशः आदेश प्रभावित हो जाएगा, तो जान लें। लेकिन यदि 8(4) का आदेश पारित नहीं हुआ है, तब तक हमें 7(8) के तहत आवेदन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने या फाइलों पर टिप्पणी करने की पूरी छूट है, हिंदी में करें अथवा अंग्रेजी में करें। अब बात यह आती है कि 8(4) के तहत व्यक्तिशः आदेश कब पारित होता है और कैसे पारित होता है। बात यह है कि 8(4) के तहत व्यक्तिशः आदेश कब पारित होता है और कैसे पारित होता है। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, 8(4) के तहत आदेश पारित करने के लिए इसमें लिखा गया है कि 8(4) के तहत व्यक्तिशः आदेश हिंदी में प्रवीण के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए आदेश पारित किया जा सकता है जो हिंदी में प्रवीण हो। तो हिंदी में प्रवीण कौन कौन हैं, इसको पहले जानना बेहद जरूरी है, तभी तो आप 8(4) के तहत आदेश पारित कर सकते हैं। तो हिंदी में प्रवीणता की 3 शर्तें हैं, इसको मैं आपको बता दें
कि हिंदी में प्रवीणता की 3 शर्तें हैं। इसको हमें आपको जानना बेहद जरूरी है कि हिंदी में प्रवीणता की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि हिंदी माध्यम से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अर्थात आपका मीडियम हिंदी रहा हो मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन तक, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन तक आपके जो है परीक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ एजुकेशन हिंदी रहा हो। अब एक विषय की बात नहीं है, आपका मीडियम ही हिंदी रहा हो, आपने इतिहास भी हिंदी में लिखा हो, विज्ञान भी हिंदी में ही लिखा हो, गणित भी हिंदी में ही लिखा हो, तो यह आपका जो है शिक्षा का माध्यम हिंदी या मैट्रिक लेवल तक रहा हो, मैट्रिक या उसके समकक्ष, मैट्रिक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी ये समकक्ष परीक्षाएं हैं, तो इसमें यदि आपका माध्यम ही हिंदी रहा हो तब आप प्रवीणता प्राप्त माने जाएंगे। तो आप समझ लें कि जिन लोगों ने हिंदी माध्यम से हाई स्कूल, मैट्रिक, हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वे हिंदी में प्रवीण हैं। यह पहली शर्त हुई। दूसरी शर्त है स्नातक स्तर तक, स्नातक या मतलब ग्रेजुएशन या उच्च परीक्षा हिंदी विषय के साथ। यदि आपने ग्रेजुएशन में एक विषय हिंदी रहा हो आपका, या कोई उच्च परीक्षा में एक विषय हिंदी के रूप में आपने लिया हो, अर्थात स्नातक या एमए उच्च परीक्षा आपने केवल हिंदी विषय लेकर उत्तीर्ण किया हो, तो आप निश्चित रूप से हिंदी में प्रवीण हैं। और तीसरी शर्त है कि कर्मचारी लिखित रूप से घोषणा कर देता है कि मैं हिंदी में प्रवीण हूं, तो उसको प्रवीण मान लिया जाएगा। वो कह देता है कि हमने अपने स्वाध्याय से, अपने स्वप्रयत्न से हिंदी में प्रवीणता हासिल कर ली है, मैं हिंदी में पूरा काम दक्षता से कर सकता हूं, मैं प्रवीण हूं, यदि घोषणा कर देता है, उसके लिए एक राजभाषा विभाग ने एक निर्धारित प्रारूप भी बना रखा है, तो उस प्रारूप में घोषणा कर देता है कि हमने इसमें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है, तो उसको प्रवीण मान लिया जाएगा और वह व्यक्ति निश्चित रूप से प्रवीण माना जाएगा। तो जो व्यक्तिशः आदेश होगा वो हिंदी में प्रवीण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ही किया जाएगा, कार्य साधक ज्ञान प्राप्त लोगों के लिए नहीं किया जाएगा। जो हिंदी में प्रवीण हैं उन्हें ही व्यक्तिशः आदेश दिया जाएगा। तो आप ये जान लें, यह भी संसदीय समिति के निरीक्षण का एक अहम बिंदु है। वहां पर प्रश्नावली में एक बिंदु यह भी है कि क्या आपने नियम 8(4) के तहत व्यक्तिशः आदेश पारित किया है, तो उसमें आपको व्यक्तिशः आदेश की प्रतियां भी लगानी पड़ेंगी। यदि आप कहेंगे हाँ पारित किया है, तो उसकी तो वो अगला प्रश्न होगा तो उसकी प्रतियां लगाएं, यदि नहीं तो उसका कारण क्यों नहीं पारित किया। तो इसके लिए भी है कि जरूरी है कि यदि आप हिंदी में प्रवीण हैं तो आपके ऊपर जवाबदारी ज्यादा है कि आप हिंदी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयत्न करें। आपको व्यक्तिशः आदेश भी विभागाध्यक्ष दे सकता है कि क्योंकि आप हिंदी में प्रवीण हैं, अतः उसमें कार्य भी गिना दिए जाते हैं कि निम्नलिखित कार्य केवल आप हिंदी में ही करेंगे। तब आपको उन कार्यों को जो उसमें गिनाए गए हैं कार्य, उन कार्यों को आपको हर हाल में हिंदी में ही करना पड़ेगा। जैसे चाहे उसमें अगर आवेदन, प्रतिवेदन, इन चीजों फाइलों पर टिप्पणियां ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं, तो 7-8 के तहत, नियम के तहत जो आपको विशेषाधिकार प्राप्त है उससे आप विरत हो जाएंगे, वे अधिकार आपके खत्म हो जाएंगे। तब आपको विभागाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश का ही अनुपालन करना होगा और उसके उल्लंघन पर आपको अन्य आदेशों के उल्लंघन के तहत ही सारी दंड व्यवस्थाएं उसी तरह से लागू होंगी जैसे अन्य आदेशों के उल्लंघन पर आपको दंडित किया जाता है। तो मित्रों, 8(4) के तहत आदेश पारित होने पर हमारे आपके ऊपर व्यक्तिशः जिम्मेदारी आ जाती है कि हम निश्चित रूप से हिंदी में कार्य करें। इसीलिए संसदीय समिति कहती है कि आप निश्चित रूप से सभी विभागाध्यक्ष 8(4) के तहत व्यक्तिशः आदेश पारित करें। आपने अपनी आप निरीक्षण प्रश्नावली देखेंगे तो उसमें भी इस बात का जिक्र होगा, और जो हमारे निदेशालय की तरफ से भी निरीक्षण के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा साहब आए थे, उस निरीक्षण रिपोर्ट में भी इसका हवाला होगा कि 8(4) के तहत कितने व्यक्तिशः आदेश पारित किए गए हैं अथवा नहीं। नहीं किए गए हैं
तो वे कब तक पारित किए जाएंगे, उन्हें पारित करके उनका अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र भेजी जाए। तो यह व्यक्तिगत आदेश यह होता है जिन्होंने मैट्रिक स्तर तक हिंदी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है माध्यम के रूप में, या ग्रेजुएशन में जिसका हिंदी था, या उसकी उच्च परीक्षा, या स्वयं ने घोषणा कर दिया है। तो ये आप सेवा पुस्तिका से देख सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है आज की तारीख में, और तदनुसार 8.4 के तहत आदेश किया जा सकता है। और यह आदेश की बीच बीच में भी कम 2 साल के अंदर इसको पुनः जो है इसकी जांच भी करनी चाहिए। हो सकता है कोई नए अधिकारी कर्मचारी स्थानांतरित होकर आ गए हों, उनके लिए अगर आदेश नहीं है, या कुछ चले गए हों तो उनको, जो नए आए हों उनके लिए उनका आदेश किया जाना जरूरी है। तो मित्रों, यह बात हुई 8.4 के तहत, और यह जरूरी है, यह निरीक्षण के संदर्भ में आपको बता रहा हूं कि यह जरूरी है कि 8.4 के तहत आदेश पारित हुआ होना चाहिए, और वह आदेश केवल प्रवीण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ही किया जा सकता है। उसमें कार्यसाधक ज्ञान वाले अधिकारी कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे। यह जो है आपका 8.4 की बात हुई, और यह हुई प्रवीणता की परिभाषा। अगला बिंदु है कार्यसाधक ज्ञान। तो कार्यसाधक ज्ञान के बारे में आप समझ लें, उसको भी आपको बता दें। यह है मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, अर्थात आपके हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी एक विषय के रूप में, अर्थात माध्यम चाहे अंग्रेजी ही रहा हो या अन्य भाषा रही हो, लेकिन हिंदी एक विषय के रूप में वहां पर आपने लिया हो हाई स्कूल में या मैट्रिक परीक्षा में या हायर सेकेंडरी में, तो आपको कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा। यह हिंदी शिक्षण योजना है जो कि विभिन्न प्रशिक्षण योजनाएं चलाती है। उसमें तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जैसे आपका है जो आपका प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है, टाइपिंग प्रशिक्षण, आपका भाषा प्रशिक्षण, आपके आशुलिक प्रशिक्षण, हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण का भी चलता है, हिंदी आशुलिपिक प्रशिक्षण का भी के सत्र चलते हैं। लेकिन चूंकि अब क क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र में बहुत कम, ज्यादातर हिंदी के ही आशुलिपिक एवं कर्मचारी आ रहे हैं टाइपिंग जानने वाले। अतः यहाँ पहले केंद्र भी था, पहले यहाँ पर केंद्र था, स्थापित था, लखनऊ में भी, कानपुर में भी केंद्र थे। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम फिजिकली चलता था, भौतिक रूप से चलता था। लेकिन अब जो है ऑनलाइन माध्यम से ये परीक्षाएं ली जाती हैं। आप करेस्पॉन्डेंस माध्यम से वहां से पत्राचार करके वहां से पाठ्यक्रम ले सकते हैं और स्व प्रयत्न से सीख सकते हैं। लेकिन वे परीक्षाएं कराते हैं, संचालित कराते हैं, और उसको आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से, और उसमें भी आपको बता दें, जो हिंदी शिक्षण योजना के तहत 3 परीक्षाएं होती हैं। जिन्होंने मैट्रिक स्तर तक, जिनका एक विषय हिंदी नहीं रहा है, यद्यपि भारतवर्ष में कुछ ही प्रांत हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है और तमिलनाडु है, ऐसे कुछ प्रांत हैं जहां पर मैट्रिक स्तर पर हिंदी नहीं है। अन्यथा ज्यादातर प्रांतों में मैट्रिक स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है, अर्थात उनको कार्यसाधक ज्ञान है। लेकिन जिनको कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उनके लिए भी भारत सरकार ने प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। जो वहां हमने देखा राजभाषा अधिनियम में कि कार्यसाधक कार्य ज्ञान प्राप्त कराने पर बल, तो उसीलिए यह व्यवस्था दी गई है राजभाषा नियम में कि जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उनके लिए हिंदी शिक्षण योजना का मुख्यालय दिल्ली में है। वहां यह भी वहीं आपके सीजीओ कॉम्प्लेक्स, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के बगल में ही अगले फ्लोर पर ही काम करने वाली संस्था है। वहां से भी आप इसको राजभाषा के पोर्टल से देख सकते हैं। इसको rajbhasha.gov.in पर इसको देख सकते हैं। वहां से इसको वहां लिंक से देख सकते हैं पूरी जानकारी। तो यह जो है वहां से 3 परीक्षाएं होती हैं। आपको बता दें, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ 3 परीक्षाएं होती हैं। प्रबोध परीक्षा जो है आपकी हिंदी के लिहाज से कक्षा 5 पास के लिए मानी जाती है। प्रवीण जो है कक्षा 8 के लिए के समकक्ष है, और प्राज्ञ परीक्षा हाई स्कूल के समकक्ष है, केवल हिंदी के लिहाज से।
अर्थात यदि प्राज्ञ परीक्षा आप उत्तीर्ण कर लेते हैं, इसका मतलब यह है कि मैट्रिक स्तर पर आपने हिंदी को सरकार की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अर्थात आपको हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो गया है, यह प्रमाणित हो जाता है। उसके लिए आपको प्रमाण पत्र भी प्राज्ञ परीक्षा का दिया जाता है, और उसमें यह आपके नियम में ही व्यवस्था है कि हिंदी शिक्षण योजना द्वारा प्राज्ञ परीक्षा जो उत्तीर्ण है उसको यह माना जाता है कि उसको कार्य साधक ज्ञान है। और तीसरी शर्त है कि स्वयं की घोषणा पर यदि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी या घोषणा करता है, लिखित घोषणा करता है कि मैं हिंदी के कार्य के लिए का कार्य साधक ज्ञान रखता हूं, अपने स्वाध्याय से उतनी योग्यता हमने अर्जित कर ली है, हमारे पास कार्य साधक ज्ञान है, तो उसको किसी परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, यह मान लिया जाएगा कि उसको कार्य साधक ज्ञान है। लेकिन इतना जरूर है कि आपको बता दें कि यह घोषणा रिवोकेबल नहीं है, अर्थात एक बार आपने घोषणा कर दिया तो आप इसे हट नहीं सकते, दोबारा यह नहीं कह सकते कि एक बार आपने घोषणा कर दोबारा फिर आप कह देंगे कि अब हमें कार्य साधक ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार आपने घोषणा कर दी तो आपकी सेवा पुस्तिका में वो दर्ज, आपके व्यक्तिगत फाइल में यह दर्ज हो जाएगा, यह लिख दिया जाएगा कि आपको हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, या हिंदी में आप प्रवीण हैं, इसकी भी अगर घोषणा कर देते हैं तो वह आपको मान लिया जाएगा, उसकी प्रविष्टि कर दी जाएगी आपकी सेवा पुस्तिका में, तब आप दोबारा उससे हट नहीं सकते, आपको उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। तो यह बात हुई आपके कार्य साधक ज्ञान के बारे में और आपके हिंदी प्रवीणता के बारे में और 8-4 के बारे में। अब इसके एक आध दो बिंदु और हैं, तो मैडम यदि समय हो गया हो तो अब हम लोग आगे एक आध दो बिंदु हम चर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर अब आप जैसी आप अगर अभी करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, अथवा जब हमारा सेकंड सेशन शुरू होगा उस पे भी कर सकते हैं आप। एक्चुअली ये बहुत लंबा हो जाता है 2 घंटे का। हाँ, इसलिए बहुत लंबा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मैं समझ रही हूँ सर, वो बीच में एक ब्रेक होना चाहिए था, बट वो